टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा क्रम चल रहा था उसमें आज हम इतिहास सब्जेक्ट लिए हैं और मुग़ल काल से क्वेश्चन होगा और उनका विश्लेषण भी होगा। क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा आज और टाइम भी दूंगा, आपको आंसर करना है और उसका विश्लेषण भी करूंगा मैं इस वीडियो में। आइए इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा, इस क्षेत्र में तिमुरिद भी कहते हैं उसे, राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। आपको आंसर करना है इसका। वीडियो पॉज करके आप आंसर करेंगे। आइए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केवल 3। बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते हैं। तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर का जो पितृपक्ष था वो उमर शेख मिर्जा थे। से तैमूरलंग की पीढ़ी का क्या हुआ था? उमर शेख मिर्जा से ही तैमूरलंग की पीढ़ी का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। जबकि मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मातृपक्ष, जिसको बोलेंगे कुतलुग निगार की ओर से मंगोल जो चंगेज खां की पीढ़ी, मतलब इन जो मातृपक्ष था वो चंगेज खां की पीढ़ी थी। अतः इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय कथन ही केवल सत्य है। क्या है तृतीय कथन? इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है क्या? एक बात और जान लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया था। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने शुरुआत नहीं करा था, लेकिन व्यापक तौर पे इसने इसका प्रचलन किया था। और एक बात और, स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रारंभ हो गया था। एक और बात जानिए इसके बारे में, बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। वो तुर्की नस्ल का क्या था? चगताई वंश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केवल 3 सही है। क्या? तो इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। ऑप्शन 2, बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं ये बताना है, आपको असत्य बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है आपको। वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी केवल 2। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। एक बात जान लीजिए इसके बारे में, मध्यकाल में 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत में अत्यधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। अतः कथन 1 सत्य है और हमारा कथन 2 क्या होगा? गलत होगा। जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। अतः कथन 2 असत्य है। ठीक है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा, यह तैमूर वंश का शासक था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर करना है आपको वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाँ, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार भी किया और यह तैमूर वंश का शासक था। इसके विश्लेषण को थोड़ा सा देख लीजिए। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में बाबर ट्रांसऑक्सियाना के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना। अतः कथन एक भी सही है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक जो हासिल की गई जीत है, मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया था। अतः कथन 2 भी सही है। और बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, इसे भारत प्रवेश हेतु राणा संगा ने आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी, बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी, इसने सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता। ऑप्शन डी, इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। आपको क्या करना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये चुनना है। वीडियो पॉज करके आप आंसर करेंगे। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा था, ठीक है, जिसने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। उसी समय राणा संगा ने भी बाबर को क्या किया था, पत्र भेजा था और कहा था कि इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे। जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां लोदी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आपके सामने सूची दे रखा है। पहला है पानीपत की लड़ाई, बताना है। खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, कनौज की लड़ाई। इसमें आपको ऑप्शन देख के क्या करना है, आंसर करना है। मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। पानीपत की जो लड़ाई हो रखी थी वो अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। खानवा की लड़ाई जो हुई थी मार्च 1527 ईस्वी में हो रखा था। चौसा की जो लड़ाई हुई जून 1539 ईस्वी में हो रखा था। और कनौज की जो लड़ाई हुई थी वो मई 1540 ईस्वी को हो रखा था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। इसी क्रम में हमारा छठा प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने रूसी युक्ति यानी तरीका उस्मानियों से ग्रहण की थी। ऑप्शन 2, पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। ऑप्शन 3, बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या, तो 1, 2 और 3, क्योंकि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का जो प्रयोग किया था, इस युक्ति को बाबर ने उस्मानियों यानी रूसी से सीखा था और उसे रूसी युक्ति कहा, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। अतः कथन 1 भी सही है। पानीपत की लड़ाई में उस्मानियों ने तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था। अतः कथन 2 भी सही है। बाबर का कहना है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल भीरा का किला जीतने हेतु किया था। यद्यपि भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पर
उपयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। अतः कथन जो 3 है वो भी सही है। तो आपका ऑप्शन होगा डी। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, यह बाबर और राणा संगा के बीच की लड़ी गई लड़ाई थी। ऑप्शन बी, राणा संगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन सी, मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा संगा का साथ दिया था। ऑप्शन डी, इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी। आंसर करना है आपको, वीडियो पॉज करके आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 26 जनवरी 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई थी। बाद में उनका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। तो इसमें बताना था आपको इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि लौटते समय काबुल में नहीं हुई थी। वो 26 जनवरी 1530 ईस्वी को आगरा में ही हो गया था, लेकिन उसे ले जाके कहाँ दफनाया गया, काबुल में। इस क्रम में हमारा 8वां प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की गई। ऑप्शन बी, युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त। आंसर करना है आपको वीडियो पॉज करके। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ये ऑप्शन गलत है, वो अफगानी तो था नहीं। अभी हमने पीछे क्या किया आपको बता रखा है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाबर को एशिया के 2 पराक्रमी योद्धा चंगेज खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। उसे अफगानी क्या बोलते हैं शासक होने का, वंशज होने का गौरव प्राप्त नहीं था। इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, तुजुके बाबरी का लेखक कौन है। ऑप्शन ए, हुमायूं। ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन सी, बाबर। ऑप्शन डी, अकबर। आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुज़के बाबरी को तुर्की में लिखा, जो विश्व की साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। तो तुज़के बाबरी कौन लिखा था, तो बाबर ने ही लिखा था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा इसका। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां ऑप्शन ए, सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी। ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। ऑप्शन सी, अकबर सुलह ए कुल के सिद्धांतों का प्रवचन देता था। ऑप्शन डी, ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था। प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया, किंतु उनके बीच विवादों ने अकबर को असंतुष्ट कर दिया था। वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में, इनके सार समझने के लिए अकबर ने अब विभिन्न धर्मों के गुरुओं को चर्चा में आमंत्रित करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। इबादत खाना क्या था, तो एक ऐसा स्थान था जहां पे विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए, वे व्यक्ति घुड़सवार सिपाही थे। ऑप्शन बी, उन्हें पृथक दीवानी व बख्शी के अधीन रखा गया था। ऑप्शन सी, उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था। ऑप्शन डी, उनका वेतन मनसबदारों के समान था। आपको आंसर करना है वीडियो पॉज करके।
प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि मध्यकालीन सैन्य व्यवस्था के निम्न अंग थे। पहला, मनसबदार और उनके सैनिक, दूसरा अहदी सैनिक, और तीसरा दाखिली सैनिक। मनसबदारों और उनकी सेना के अतिरिक्त मुगल बादशाह द्वारा निजी सैनिक रखे जाते थे, जिन्हें अहदी कहते थे। इन्हें आम सैनिकों की अपेक्षा ज्यादा वेतन मिलता था तथा सामान्यतः ये प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के नियंत्रण में रहते थे। अहदी की नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था और इनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। संदेश वाहक के साथ साथ बंदूक एवं तीर चलाने को भी इनको शिक्षा दी जाती थी। इन्हें क्लर्क और सहायक के पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। इन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। अतः कथन डी क्या होगा? असत्य होगा। तो इसमें हम लोग को क्या चूज करना था? कौन सा कथन असत्य है? तो उनका वेतन मनसबदारों के समान था, ये गलत है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन ए मोती मस्जिद, ऑप्शन बी किला ए कुहना मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी रंग महल। आंसर करेंगे आप वीडियो को पॉज करके। आपको बताना है कि शाहजहां को किस चीज का श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, किला ए कुहना मस्जिद, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, जो स्वर्ण काल के स्तर तक पहुंच गई थी, और अलंकारिता, सौंदर्य और संगमरमरीकरण, मतलब संगमरमर से जो ये स्थापत्य कला, मतलब संगमरमर का ज्यादा व्यापक तौर पे यूज होने लगा। इस काल में मस्जिद निर्माण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो ताज की तरह बनी हुई है। शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसमें गुंबद मुख्य आकर्षक का केंद्र था। साथ ही दिल्ली स्थित लाल किले में रंग महल का निर्माण कराया था। लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसाशेषों, मतलब विध्वंस जब करा गया तो उसके जो अवशेष मिले थे उनसे दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, और पुराने किले में किला-ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बी, किला-ए कुहना का जो श्रेय है वो किसको? शाहजहां को नहीं दिया जा सकता। इस क्रम में हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको बताना है, सही नहीं है कथन बताना है। ऑप्शन ए, इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की थी। ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। ऑप्शन डी, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, आपको वीडियो पॉज करके आंसर करना है, वो होगा ऑप्शन डी, यानी बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को नहीं सौंपा गया। क्योंकि इलाहाबाद की संधि क्लाइव द्वारा 2 चरणों में की गई थी। प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ ये संधि। कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। अतः कथन डी सही नहीं है। और द्वितीय संधि के बारे में भी आप जान लीजिए। जो द्वितीय संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था। क्लाइव व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया था। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने पर मतलब जो स्वीकृति बनी थी। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई और कंपनी को अवध में
कर मुक्त व्यापार करने की छूट भी दी गई। अतः इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को नहीं सौंपा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। कथन दिया है, पहला, जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। ऑप्शन दूसरा कथन है, औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। नीचे कूट दिया गया है। ऑप्शन ए, दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों कथन अलग अलग सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। वीडियो पॉज करके आपको आंसर करना है। इस क्रम में आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल के समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। इस दौर में चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाने लगा। इस समय में चित्रकारों में फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत प्रमुख थे। अतः कथन 1 सही है। कट्टर मुसलमानों के होने के कारण औरंगजेब चित्रकला तथा संगीत से इतना विमुख रहा कि लघु चित्रों की एक अत्यंत विकसित कला उसके शासनकाल में औंधे मुंह गिर गई थी। अतः कथन 2 गलत है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूनुमा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? रोशन आरा बेगम, रुकैया सुल्ताना बेगम, गुलबदन बेगम, गौहर बेगम। वीडियो पॉज करके आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। इसमें बाबर को 20 द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। अतः विकल्प सी सही है। गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। तो इस प्रकार के सीरीज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा वीडियो है, अगर अच्छा क्वेश्चन का मतलब लेवल है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।